इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो फ्रैक्शंस में आपको मिलते हैं। फ्रैक्शन ये कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं किसी जगह न्यूज़पेपर में आपको मिल जाता है, कहीं न कहीं किसी बुक्स को आप पढ़ रहे होते हैं, किसी जनरल्स को पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं उस टर्म्स को यूज़ कर लिया जाता है और ये टर्म्स जो होते हैं एक्चुअल में बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। आप सब जानते हैं कि यूट्यूब सेशन पर यहाँ अनअकैडमी पर मैं आपको साइंस टेक, एनवायरनमेंट इनसे जुड़े हुए जो भी इस तरह के टर्म्स होते हैं या दोज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या कहीं न कहीं दोज़ आर द डिमांड ऑफ एस्पिरेंट्स, उन सारे टर्म्स को लेके मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन यूपीएससी आज क्वेश्चन 2018 फ्रॉम कार्बन फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट एक्चुअली द कार्बन फर्टिलाइजेशन इज, यहाँ पे थोड़ी सी बातें करेंगे। एवरीबडी नो कि जैसे जैसा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू राइज ऑफ CO2, ओके, कहीं ना कहीं एट वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल पे एटमॉस्फेयर में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दोज वी आर गोइंग टू क्रिएट। लेकिन यहीं पर आपको साइड बाई साइड बताऊं तो कुछ चीज़ें और भी हैं जो साथ में आपके और भी हो रही हैं, और उन चीज़ों को थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। एक्चुअल में जो आपके सामने आज मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक जो है वो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताना है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में कार्बन के लेवल के बढ़ने से कुछ फ़ायदा भी होने वाला है। इसी टॉपिक को लेके हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले दैट इज कॉल्ड कार्बन फर्टिलाइजेशन। ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। दिस इज माई लेसन नंबर 55 और इन दिस लेसन नंबर 55 जो है वो इन्वायरमेंट से जुड़कर हम लोग कुछ चीज़ों की बात करने वाले हैं। लास्ट में विल डू आई डू गिव यू द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018 जो कार्बन फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन भी रहा। आई एम वेरी श्योर आफ्टर लिसनिंग ऑल द एंटायर लेक्चर्स या लेसन्स गाइज यू विल लिटरली सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी इजली। आइए बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रवाल। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली और मेरी एक संस्था है दैट इज़ इन गोरखपुर पूर्वांचल IS where I'm director. I'm taking face to face classes there. I'm taking your classes for 2 subjects, science tech and environment. From last 18 years I'm this civil services teaching and 1000 plus selection already happened. 2 books I have published. The one is on science and technology and second is on environment book, and both 2 books published on the McGraw-Hill. टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है जहाँ पर आपको मेरी सारे के सारे लेसन्स आपको मिल जाते हैं, इनके PDFs मिल जाते हैं और सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैट इज़ माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आप सारे के सारे PDF के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपका अच्छा खासा टाइम बच जाता है टू डेवलप PPTs, मतलब नोट्स। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है दैट यू कैन से unacademy.com/RaviP2010। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं एंड अ पार्ट ऑफ प्लस गाइज यू विल गेट माई स्पेशल क्लासेस ऑल्सो, दोज आर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. Ravi UPSC is my code. During joining any courses, you must have to use the Ravi UPSC code, and here you will get extra 10% discount for any courses. This is the best platform for all of you and all the faculties. Those are very experienced, and आप सब इनमें से सबको ही जानते हैं. They all are at one platform on an academy for your live sessions. That's a very good for all of you that you are getting opportunity to join and listen all the experienced faculty on an academy live sessions. So offer for all of you guys, it's a bigger and better academy ultra compact that is on 27 February 11 AM. इसे मिस मत कीजिएगा। एंड हियर आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर प्राइजेस मिलने वाले हैं और एक कहीं ना कहीं यू विल गो एंड इवेलुएट योर प्रिपरेशंस ऑल्सो। तो ये एक टेस्ट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे सरप्राइज प्राइजेस हैं। पार्ट ऑफ लॉट ऑफ रैंकिंग वाइज यू विल गेट अ स्कॉलरशिप। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। 27 February 11 AM, डोंट मिस दिस गाइस। ULite फिल्म्स और CSAT टेस्ट सीरीज़ है जो अनअकैडमी आपको देता है, और इसको आपको ज्वाइन करना हो तो द लास्ट डे इज 28 February से मिस मत कीजिएगा। एंड 50% ऑफ यू विल गेट फॉर 6 month एंड 12 month ऑफ सब्सक्रिप्शंस। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो इसे मत मिस मत कीजिए। एंड कहीं ना कहीं आपकी इवैल्यूएशन या प्रिपरेशंस में टेस्ट सीरीज़ का बड़ा अच्छा इवन इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें से क्वेश्चंस एनालिसिस कैसे करनी होती है, प्रैक्टिसेस कैसे करने होते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट पेपर्स you will understand guys. So now let us start with the today's topic, carbon fertilization. That is very very interesting and very important topic for all of you. मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बोली हैं कि कार्बन और फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग टर्म्स हैं यहाँ पे। कार्बन रिप्रेजेंट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फर्टिलाइजेशन कहीं ना कहीं टर्म्स आता है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़कर इस लेक्शन में बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं। असल में होता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। एक रिपोर्ट आ रहा है और ये चीज़ें हैं जो बहुत ही डायनेमिक हैं। अक्सर लोग सुनते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, बहुत सारे से साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे से प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, मलेरिया इंसिडेंट बढ़ता है, इवन कोस्टल एरिया सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब अ लॉट एंड प्रॉब्लम्स आर देयर। पर उसका एक फ़ायदा भी होता है, पता क्या है?
जब कार्बन फर्टिलाइजेशन को देखा जाता है तो कार्बन फर्टिलाइजेशन की वजह से, कार्बन फर्टिलाइजेशन एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ड्यू टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर, प्लांट्स के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वगैरह बढ़ जाती है, प्लांट्स के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वगैरह बढ़ जाती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ने से जो फोटोसिंथेसिस वगैरह का लेवल प्लांट्स के अंदर बढ़ता है, यही कार्बन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी ड्यू टू राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल दोस प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज, इज कॉल्ड एज अ कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से एटमॉस्फेयर में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो रेट हो रहा है वो काफ़ी बढ़ जा रहा है। ओके और ये लिटरली बहुत ही कंट्रोवर्सिंग चीज़ लगती है, जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया बोलती है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी मैसिव प्रॉब्लम्स हो रही है, और यहाँ ये न्यूज़ आ रही है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस बढ़ जा रहा है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। ओके तो कहीं ना कहीं कार्बन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस को स्पीड अप कर रहा है। ओके और फोटोसिंथेसिस को स्पीड अप करने के लिए वहाँ पर क्या है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लेवल वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये एक न्यूज़ है जो कि आ रहा है। और एक चीज़ और बताऊँ, इससे उस जगह की जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ती है। अब कैसे वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ती है मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब अगर एक कोशिश किया जाए और किसी आर्टिफिशियल तरीके से हम ग्रीन हाउस को एटमॉस्फेयर में एनरिच कर दें, ओके अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में एनरिच कर दें, तो ये देखा जाता है कि बहुत सारे प्लांट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं, ओके जिनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो सारे के सारी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर अच्छी खासी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी मैं एक न्यूट्रिएंट्स की तरह मान लेता हूँ। और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली हर तरफ से अच्छी होती है। क्वालिटेटिवली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो होता है प्लांट्स के अंदर अच्छे खासे लेवल में आ जाता है। और क्वांटिटेटिवली इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो मैसिव लेवल पर होता है। क्वालिटी का मतलब न्यूट्रिएंट सप्लाई की क्वालिटी अच्छी होती है, और क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है लेवल ऑफ बल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सो कहीं ना कहीं कार्बन फर्टिलाइजेशन, एक ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की चीज़ों का कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है। अब इन चीज़ों को कुछ चीज़ों के साथ जोड़ा जा रहा है। कैसे जोड़ा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि इट इज़ गुड फॉर द कोल्ड क्लाइमेट्स। जो कोल्ड क्लाइमेट्स के एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो अगेन आई रिपीट गाइस, द कोल्ड क्लाइमेट्स ऑफ द प्लांट्स दैट दिस कार्बन फर्टिलाइजेशन इज गुड फॉर देम। यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है, एस्पारेगस है, सेलरी है, लिट्यूस है, टोमेटोज है, ऑर्बेगाइन्स है ना, ये सारे के सारे जो प्रोडक्टिविटीज़ हैं, और इसके अलावा ग्रीन हाउस फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरीज वगैरह, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह हैं जो सजाने जाने के लिए यूज़ करते हैं, उन सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके एक चीज़ और है, कुछ चीज़ और बता दूं, अगर हाई CO2 कंडीशन है, इससे क्या होता है, प्लांट वाटर का लॉस कम करता है लीव से। क्यों? क्योंकि CO2 की कंडीशन बढ़ जाने से होता है कि जो लीव्स पे पोर होते हैं ना, याद रखिएगा, जो लीव्स के पोर होते हैं वो बहुत कम खुलते हैं। और लीफ के पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। आई थिंक यू पीपल नो वेरी वेल। और कहीं ना कहीं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी CO2 का रोल होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो प्लांट्स पे जो पोर होते हैं, स्टोमेटा वगैरह होते हैं, उनकी ओपनिंग कम होती है। स्टोमेटा वो सोर्सेज होते हैं जिससे ट्रांसपीरेशन होता है। आई होप यू नो वेरी वेल ट्रांसपीरेशन। पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में ट्रांसपीरेशन करते हैं और वाटर जो होता है रूट से एब्जॉर्ब कर स्टोमेटा के बाहर से इवेपोरेट कर रहे होते हैं। प्लांट हमेशा ठंडा बना रहता है, तो ये कहीं ना कहीं प्लांट को एक रेजिस्टेंस देता है। तो आपको वही मैंने बोला कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या फ़ायदा होता है कि प्लांट्स में जो ओपनिंग होती है, नैरो ओपनिंग होती है लीफ के सरफेस पर, इससे क्या होता है, वाटर लॉस को काफ़ी हद तक कम कर लिया जाता है। अब ये सी बात को बता रहा हूँ, मान लो कोई प्लांट है जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी नहीं है, तो वहाँ पर भी CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा हो जाने से उन एरिड एरियाज में वाटर कहाँ नहीं होता, आई होप यू नो भाई, उस जगहों पर जहाँ पर वाटर कम है, एरिड एरियाज में। तो कितना इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ना, उन एरियाज में जहाँ वाटर नहीं है उन लैंड में, बट वहाँ पर उस एरिया में अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हो गया तो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में इनको कोई दिक्कत नहीं होती, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे। यानी वहाँ पर वाटर नहीं है तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। पता है दुनिया में 3 तरह के प्लांट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन के बेसिस पे बात करें, जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो प्लांट 3 तरह के होते हैं। C3 प्लांट होता है, C4 प्लांट होता है, एक और प्लांट होता है कैम प्लांट, जिसको यहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं है तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। C3 प्लांट और C4 प्लांट, ये 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, जनरली कॉमन मेन प्लांट। जैसे तो कैम भी होता है, दैट इज द एक्सेप्शनल केसेस, उसको मैं किनारे कर रहा हूँ। दुनिया में जो C3 प्लांट्स होते हैं, जनरली जो ग्रीन प्लांट्स, उसमें 95% प्लांट C3 प्लांट्स होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा प्लांट C3 प्लांट्स में आते हैं।
लगभग 5% जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो C4 प्लांट्स में आते हैं। अब आप बोलोगे सर किन प्लांट्स को C3 प्लांट्स बोलते हैं, किन प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। C3 प्लांट्स में आपको राइस मिलेगा, व्हीट मिलेगा, ओट मिलेगा, बार्ली मिलेगा, कॉटन मिलेगा, पीनट मिलेगा, टोबैको मिलेगा, शुगर मिलेगा, बीट मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा, स्पाइनिश मिलेगा। और वहीं C4 प्लांट्स में अगर आप बात करोगे तो मेज मिलेगा, शुगर केन मिलेगा, पर्ल मिलेट मिलेगा, शॉर्गम मिलेगा, ये मिलेगा। पता है मैं आपको C3 और C4 प्लांट्स क्यों लाया हूँ? एक्चुअली जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, इनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। समझिएगा, ये एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज, जो CO2 को प्लांट के अंदर ले जाके और फूड बनाने का काम करते हैं। और जो C4 प्लांट होते हैं इनके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है PP कार्बोक्सिलेज। उनका नाम होता है PP कार्बोक्सिलेज। ये उस प्लांट्स के अंदर बनता है PP कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ होता है RUBP कार्बोक्सिलेज, यहाँ होता है PP कार्बोक्सिलेज। एक तरफ होता है RUBP कार्बोक्सिलेज, दूसरी तरफ होता है PP कार्बोक्सिलेज। समझिएगा, असल में जो RUBP कार्बोक्सिलेज होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और जो PP कार्बोक्सिलेज होता है वो 4 कार्बन का कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज मतलब C6H12O6, तो ग्लूकोज तो क्या बोलोगे, 6 कार्बन का कंपाउंड है। पता है ये प्लांट्स के अंदर जो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो 3 कार्बन वाला होता है, ये एटमॉस्फेयर से CO2 को लेकर प्लांट के अंदर फिक्स करके फूड बनाता है। जो PP कार्बोक्सिलेज है ना, ये C4 प्लांट होता है क्योंकि इसका कंपाउंड जो होता है C4 से स्टार्ट होता है। ये एटमॉस्फेयर से CO2 को लेकर फूड बनाता है, इसीलिए C4 प्लांट और ये C3 प्लांट कहलाता है। पता है RUBP कार्बोक्सिलेज की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा, अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा है फिर भी CO2 को लेकर और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फिर भी एटमॉस्फेयर से CO2 को लेकर फोटोसिंथेसिस कर फूड बनाने की क्षमता कौन रखता है? C3 रखता है। लेकिन वहीं पर अगर CO2 का लेवल बढ़ गया तो प्लांट CO2 को नहीं ले सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। इसका मतलब जैसे जैसे CO2 का लेवल बढ़ रहा है वैसे से C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी आपको नेचर में और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सर आपने फिर वही बताया कि CO2 कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और प्रोडक्टिविटी में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होने वाली है? C3 की। द रीज़न क्या है? उसके अंदर का जो एंजाइम होता है वो ज़्यादा CO2 को भी एब्जॉर्ब कर फूड बनाने की क्षमता रखता है, जबकि वहीं PP कार्बोक्सिलेज C4 वाले प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम होता है वो ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रखता। दिस इज द रीज़न कमिंग फ्यूचर में अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा तो इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। एक चीज और है यहां पे आपको बता दूं आर्कटिक ग्रीनिंग के बारे में, जो आपको थोड़ा सा समझना होगा। आर्कटिक ग्रीनिंग न्यूज क्या आ रहा है कि आर्कटिक जो एरिया है, जो कि पूरा का पूरा ड्राई एरिया है, यहां पर समय के साथ साथ क्या हो रहा है, पूरे के पूरे एरियाज में असल में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से इस एरिया में क्या हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी बढ़ जा रही है। प्लांट की ग्रोथ या प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी भी देखने को आ रही है। ऐसा कह रहे हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा तो सॉइल से क्या होगा, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा प्रोडक्टिविटी के लिए। तो क्या होगा, वहीं पर सॉइल से जिंक, आयरन और इस तरह के पौधों के अंदर प्रोटीन वगैरह के लेवल में काफी हद तक कमी आ जाएगी। ओके, तो ये भी कह रहे हैं कि समय के साथ साथ जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी भी इसकी वजह से झेलना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला था, कार्बन फर्टिलाइजेशन से अगर बहुत कुछ बेनिफिट है तो कार्बन फर्टिलाइजेशन से बहुत कुछ लॉस भी है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा हूं, आर्कटिक ग्रीनिंग अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं जिंक का लॉस हो रहा है। तो एक तरफ कहीं बेनिफिट है, दूसरी तरफ कहीं लॉस भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कुछ चीजों के बारे में और बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो एरिड एरिया है या डेजर्ट एरिया है वो पूरा का पूरा ग्रीन होते चले जा रहा है बिकॉज ऑफ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस में, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ने से वहां पर पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग रही है। ये देखिए, यहां पर पॉजिटिव मिला, यहां पर नेगेटिव मिला, यहां पर पॉजिटिव मिला, यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से प्लस माइनस प्रॉस कॉन्स पर बेस्ड होता है। यहीं पर कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं कंक्लूजन्स में। CO2 फर्टिलाइजेशन जो होता है काफी हद तक आपको बोलूं तो अच्छे खासे, जैसे स्पाइसेस हैं, वुडी स्पीसीज होती हैं, ग्रासेस हैं, है ना, बहुत तरह के ग्रासेस हैं, इन सबके लिए कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी पैदा करता है, जिसकी वजह से यहां पे प्रोडक्टिविटी वगैरह काफी लेवल तक बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स, वो भी उस एरिया पे कहीं ना कहीं आपको बढ़ सकते हैं काफी ज्यादा लेवल पर। कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिलते हैं, सुनिएगा, कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिलते हैं जो ये बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से क्या होता है, पौधों के अंदर कुछ केमिकल कंपोजिशन स्पेशली बनने लगते हैं, उनका प्रोडक्शन लेवल काफी ज्यादा हो जाता है। और वो जो केमिकल लेवल पौधों के अंदर बनने लगते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर वो ऐसे केमिकल होते हैं जब इंसेक्ट्स उनको खाते हैं तो इंसेक्ट मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से पौधों के अंदर क्या होता है, एक तरह से
इंसेक्ट रेजिस्टेंस का क्वालिटी आ जाता है। तो ये मतलब क्या है, फिर आपको देखिए कहीं पॉजिटिव मिल रहा है, कहीं निगेटिव मिल रहा है। और CO2 के लेवल को बढ़ जाने से, मैंने अभी आपको बोला था, जिंक वगैरह की कमी पौधों के अंदर देखने को आ सकती है, जो कि पौधे जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनका एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ा देते हैं। तो वहीं पर ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पूरी तरह से किसको प्रभावित करता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पूरी तरह से प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है, प्रॉस एंड कॉन्स कर रहा है, लेकिन इससे किसी भी तरह का ग्लोबल वार्मिंग में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये मत सोचिएगा कार्बन फर्टिलाइजेशन से ग्लोबल वार्मिंग को कम कर जाएगा, नहीं 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 नहीं, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ये देखिए आपके पेपर का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन फर्टिलाइजेशन? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में बेहतरीन तरीके से बताता है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा कह रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का एटमॉस्फेयर बढ़ने से प्लांट की वृद्धि ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरा कह रहा है इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, है ना। टेम्परेचर अर्थ का ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बढ़ेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। क्या ये कार्बन फर्टिलाइजेशन को बताता है? तीसरा कह रहा है इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस, आपके ओशन के अंदर जो अम्लीयता है, एसिडिटी है, क्या वो कार्बन फर्टिलाइजेशन से बढ़ेगा? या जो और अर्थ पर जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एडॉप्टेशन की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में सही हैं? आई एम वेरी श्योर यू विल गिव मी द आंसर इन योर यूट्यूब सेशन गाइज, नीचे आप आंसर जरूर देंगे इसका। ओके, अंत में आपको फिर से बता दूं दोस्त, इस लेसन के लास्ट में कि इस टेलीग्राम से जाकर आप पूरे के पूरे PDF को ले सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। अनअकैडमी पर जो प्रोफाइल unacademy.com/ravi_p_2010 पर है, यहाँ पर आपको प्लस की क्लास मिल जाएंगी और प्लस के अतिरिक्त आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। अनअकैडमी पर मेरा जो कोड है रवि UPSC, कभी भी कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो रवि UPSC कोड पर आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको बता दूं, अनअकैडमी पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का है, जो कि यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप भी मिलती है और एक यहाँ पर एक ट्यूटर मिलता है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपकी मदद करता है, आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिसेस में, आपकी स्टडी प्लानिंग में, यहाँ तक कि ओपन हाउस के साथ आप एजुकेटर से बात भी कर सकते हैं इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। अनअकैडमी पर आपके प्लस और प्लस के अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप इनमें से कोई भी कोर्स अगर लेना चाहते हैं, अगर रवि UPSC कोड को आप यूज़ करते हैं तो विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको दिया जाता है। और सिर्फ जनरल स्टडीज़ पे ही नहीं दिया जाता है, इसके अतिरिक्त आपको ऑप्शनल कोर्सेज में भी एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक बेस्ट ऑप्शन है जो आप सबको मैं बताऊं कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है, 0% इंटरेस्ट रेट पे आप लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पर एक सबसे अच्छा ऑप्शन आपको अभी नया एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या बेनिफिट है आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर किसी मेंटोर के साथ आप 1:1 यानी एक के साथ एक मेंटोर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज में आप डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी तरह के सिली क्वेश्चन या किसी भी तरह की चीज़ें हो आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि आपको साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की क्लासेस मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं। साइंस एंड टेक की क्लासेस ऑलरेडी इसका एक शेड्यूल एक पूरा क्लास हो चुका है। इन्वायरमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 10th मार्च, इसको मिस मत कीजिएगा। ये सारी की सारी क्लासेस आपको प्लस और आइकॉनिक पे मिल जाती हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज भी है जो लॉन्च है, जो PT 2022 के लिए है। यहाँ 15 मिनट से 15 क्वेश्चंस को लेके हम आपके साथ मिलते हैं। पूरा का पूरा MCQ बेस्ड होता है, इंटायर सिलेबस को UPSC को कवर किया जाता है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, कंसेप्ट और फैक्ट का एक समन्वय बनाकर पेपर लिया जाता है। ये मंडे टू फ्राइडे 5 सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आपके साथ आते हैं ठीक 10 बजे, ठीक है, इसे भूलिएगा नहीं। इसके अलावा आपको फ्री मेगा टेस्ट सीरीज आपको UPSC CSC के लिए दिया जाता है, जहां हिंदू और CSAT भी आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 15 मिनट से 15 क्वेश्चन के साथ आपके ये भी मेगा टेस्ट सीरीज होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। वेडनेसडे या सैटरडे को अलग अलग टाइम से ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अंत में चलते थे दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने बाकी ग्रुप के दोस्तों के साथ, और इस PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।